गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 6 जुलाई, तो डिस्कस कर रहे हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर। आइए मॉर्निंग का थॉट देखते हैं। और उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों में भी भेजते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और उनके वक्तव्य से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर आप कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प रखता है और साथ में ही दृढ़ आस्था रखता है तो वो इतिहास रच सकता है। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा आपको और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पवान होना पड़ेगा। यानी संकल्प जो आपने लिया है अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, आप स्वयं अपने मोटिवेटर बनिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। संकल्प को अपने सिद्ध करने के लिए, अपनी सफलता को सिद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय भी आपको बनना पड़ेगा। तो आइए महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और सफलता के लिए उनके दिए गए वाक्यों के ऊपर अनुसरण करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात जो हम कर रहे हैं, विश्व जूनोज दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड जूनोज डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार भी 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे मना रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि लुई पास्चर के द्वारा सबसे पहले जो रेबीज वायरस होता है उसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था करी गई थी। यानी सबसे पहले रेबीज जो वायरस है उसके लिए टीका बनाने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, तो लुई पास्चर जी हैं। और इन्होंने 6 जुलाई को 1885 में 6 जुलाई को इसका टीका बनाया था। यानी इसका जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है इसकी बनाई थी। और इसकी वजह से ही इस दिन को यानी 6 जुलाई को हर साल विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जूनोज संक्रामक रूप से एक बीमारी होती है जो स्पेशली जानवरों से मनुष्यों में फैलती है ना। इसमें कई सारे बैक्टीरिया, परजीवी और साथ में ही वायरस हो सकता है। जैसे कोविड-19 क्या है, तो कोविड-19 भी एक तरीके का जूनोज जूनोज से रिलेटेड जो डिजीज है वो है, क्योंकि जूनोज का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज जो जानवरों से इंसानों में फैले। ओके, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी है 6 जुलाई को जो वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है उसके बारे में, और जूनोज किसे कहते हैं उसके बारे में, और जो जूनोटिक डिजीज होता है वो किस वजह से होता है इसके बारे में हमने बात कर ली। साथ में रेबीज वायरस के जो वैक्सीन था उसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, तो लुई पास्चर जी हैं, जिन्होंने 6 जुलाई 1885 को इसकी वैक्सीन बनाई थी। ओके, देखो यहाँ पर ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि हमने हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से डे अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, फरवरी से लेकर दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में वो सारे यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और साथ में ही टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हर साल हम धर्म चक्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और धर्म चक्र दिवस हम हर साल हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, गुरु पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पेशली भगवान बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, है ना, तो उस भगवान बुद्ध को शिक्षा मिली थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने पहली बार शिक्षा देना स्टार्ट करा था गुरु पूर्णिमा के दिन ही, जिसकी वजह से उनकी शिक्षाओं को याद करने के लिए, युवाओं को उनसे प्रेरित करने के लिए और बौद्ध धर्म से रिलेट करने के लिए हर साल धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो इस बार कब मनाया गया है, तो 3 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, क्योंकि हम सबको अच्छे से पता है कि बौद्ध धर्म का जो फैलाव है वो पूरे दुनिया में है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ में हमारे देश का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। साथ में ही जो गुरु पूर्णिमा का दिन है वो स्पेशली इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन से वर्षा ऋतु की स्टार्टिंग हो जाती है। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत में इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और श्रीलंका में इसको एसाला पोया कहते हैं, और थाईलैंड में असाना पूजा के नाम से ये जो दिन है वो जाना जाता है, जिसको हम धर्म चक्र दिवस कहते हैं या गुरु पूर्णिमा का दिन कहते हैं। क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली धर्म चक्र डे के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, नई
स्वर्णिमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नई स्वर्णिमा योजना है, स्पेशली हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, और स्पेशली पिछड़े वर्ग में भी उन महिलाओं को हेल्प करने के लिए है जो अपना खुद का कोई उद्यम चला रही हैं या उन्होंने अपना खुद का कोई कारोबार स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें महिला को 2 लाख रुपए जो हर साल जो जमा किया जाएगा उस पर लगभग प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर दे दी जाएगी, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो स्वर्णिमा योजना समझ में आ गई। यानी कि हमारे देश की जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो स्पेशली उद्यमी हैं, उनको एक तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमारे देश का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा ये ऋण योजना शुरू करी गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए तक का जो ऋण लिया जाएगा उस पे 5% प्रति वर्ष का ब्याज दर होगा। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली न्यू स्वर्णिमा स्कीम के बारे में या नई स्वर्णिमा योजना के बारे में। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। स्पेशली हमारे देश का जो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो महिलाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, फाइनेंशियली उनको हेल्प करने की जिम्मेदारी ली गई है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। देखिए, जो न्यू स्वर्णिमा स्कीम है उसके बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बात यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग होना चाहिए किसी भी महिला का, महिला उद्यमी होनी चाहिए, उसकी जो उम्र है 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो उसकी वार्षिक पारिवारिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, देखिए, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका फाइनल कहाँ पर खेला गया है। तो इसका फाइनल खेला गया है बेंगलुरु का जो स्टेडियम है जिसका नाम है श्री कांति रावा स्टेडियम, वहाँ पर फाइनल मैच खेला गया है और भारत ने कुवैत को हराया है और 5-4 से ये खिताब जो है जीत लिया है भारत ने। साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी फीफा रैंकिंग में भारत को 100वां स्थान दिया गया था फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल पर फीफा के तरफ से। अच्छा, साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि 14 टूर्नामेंट हो चुके हैं फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के, साउथ एशियन वाले जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है इसके 14 टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिसमें से 9 टूर्नामेंट का खिताब भारत के नाम है। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो देखो, जैसा कि बात हो ही गई है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया है और फेयर प्ले पुरस्कार नेपाल की फुटबॉल टीम ने जीता। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अनिसुर रहमान जी को, और सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर सुनील छेत्री, और सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी भी सुनील छेत्री ही बने हैं। और उप विजेता कौन बनी है? तो कुवैत की फुटबॉल टीम उप विजेता बनी है, और विजेता कौन है? तो भारतीय फुटबॉल टीम है। ओके, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1993 में करी गई थी पाकिस्तान के लाहौर में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप है ये हर दूसरे साल इसको खेला जाता है, यानी इस चैंपियनशिप को 2 साल के बाद खेला जाता है। द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, साथ साथ में 2 साल में इसका आयोजन होता है और इसकी टीमें कौन कौन सी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें भाग लेती हैं। ओके, यानी स्पेशली जो दक्षिण एशिया के देश हैं जो फुटबॉल खेलते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजीत अगरकर के बारे में। अजीत अगरकर को आप पहचानते होंगे, भारतीय क्रिकेट से रिलेट करते हैं और भारतीय क्रिकेट में जो वनडे मैचेस था उसमें आप देखते थे तो ये तेज गेंदबाज के रूप में ये गेंदबाजी करते थे। तो इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि Ajit Agarkar has appointed as the chairman of Senior Men's Cricket Selection Committee by the Board of Control for Cricket in India.
यानी सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष कौन बन गया है? तो अजीत अगरकर जी को बनाया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तरफ से। साथ में ही इस समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर होंगे और साथ में शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी और सलील अंकोला और श्रीधरन शरत इसमें शामिल हुए हैं, यानी इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। क्लियर? तो हमने बात कर ली अजीत अगरकर के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्राजील के बारे में। जैसा कि देखो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो G20 की अध्यक्षता करी जाएगी वो किस देश के द्वारा करी जाएगी? तो ब्राजील के द्वारा करी जाएगी। ओके, तो इसीलिए भारत ने ब्राजील को जो स्टार्टअप 20 है उसकी मशाल सौंप दी है। यानी स्टार्टअप 20 जो G20 के अंतर्गत आता है उसकी मशाल सौंपी गई है भारत के द्वारा ब्राजील को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो G20 की बैठकें होने वाली हैं वो कहाँ होने वाली हैं? तो वो ब्राजील में होने वाली हैं, यानी ब्राजील उसकी अध्यक्षता करने वाला है। साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप 20 स्पेशली जो स्टार्टअप 20 है इसमें स्टार्टअप है तो नेचुरल सी बात है कि नए विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए, नए जो उद्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए, नए जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल चुकी है और इसके लिए दुनिया के हर देश अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप 20 है इसका गुरुग्राम शिखर सम्मेलन हुआ था और जिसमें स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के बारे में और इकोसिस्टम के निर्माताओं, उद्योगों और विशेषज्ञों, सरकार के जो नीति निर्माता है यानी जो सरकार पॉलिसीज बना रही है उस कैसे सब मिलकर जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सकते हैं इन विषयों पर चर्चा करी गई थी। तो गुरुग्राम में ही जो ये मशाल है वो सौंपी गई है ब्राजील को स्टार्टअप 20 के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव के द्वारा या आधिकारिक तौर पर ब्राजील को मशाल सौंप दी गई है। ब्राजील के बारे में बात करें तो राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा है और मुद्रा यहाँ पर ब्राजीलियाई रियाल चलती है। ओके, तो हमने बात कर ली ब्राजील के बारे में जो नेक्स्ट ईयर G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आइए बात करते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिए गए हैं, जिसमें भारत का जो खनन प्रमुख NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। वो कौन कौन से अवार्ड हैं देख लेते हैं। तो देखो, अवार्ड है नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड और दूसरा है खनिज विकास पुरस्कार। ये 2 अवार्ड मिले हैं भारत की खनन प्रमुख NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिए गए हैं उसके तहत। साथ में मैं आपको बता दूं कि लोहे के उत्पादन के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और साथ में ही पूरी दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। अच्छा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में बात करें तो स्पेशली एक पब्लिक सेक्टर की एक फर्म है, नवरत्न में आती है। देखो, पब्लिक सेक्टर की फर्म है, नवरत्न में आती है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसके सुमित देव हैं और ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी जो स्टील मिनिस्ट्री है, जो इस्पात मंत्रालय है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई सब कुछ? तो हमने बात कर ली राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में, जिसको खनिज विकास पुरस्कार और साथ में ही एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के दौरान, जो कोलकाता में आयोजित किया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ओके, तो अर्जुन राम मेघवाल और साथ में जो वियतनाम है, वियतनाम के न्याय मंत्री जिनका नाम है ले थान लॉन्ग, है ना, यानी वियतनाम के जस्टिस मिनिस्टर हैं ले थान लॉन्ग, उनके बीच में मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में बैठक हुई है इन दोनों के बीच में। अच्छा, इन दोनों ने किस विषय पर बात करी? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जस्टिस से रिलेटेड है, ये न्याय से रिलेटेड है। तो इन्होंने आपस में बैठकर
एक दूसरे के साथ कानून के ऊपर चर्चा करी, जस्टिस के ऊपर चर्चा करी, किस तरीके से न्याय के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ नए विचारों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे के न्याय से रिलेटेड या जस्टिस से रिलेटेड जो काम है उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात हुई। और साथ में ही जो वियतनाम के न्याय मंत्री हैं, ठीक है, जस्टिस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ले थान लॉन्ग, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो उसकी सराहना भी करी गई इनके द्वारा। ओके, तो अप्रिसिएट वियतनाम फॉर बीइंग अ की पार्टनर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम भी इंडिया के साथ में है, तो वियतनाम ने प्रशंसा करी है इस एक्ट पॉलिसी के लिए भारत की। ओके, वियतनाम के बारे में बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हो वियतनाम की स्थिति को, जो वियतनाम है वो स्पेशली साउथ ईस्टर्न वाले पार्ट में, आपको साउथ एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी क्या है, तो हनोई इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री फाम मिन जिन है और मुद्रा यहाँ पर वियतनामी दोंग चलती है। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। साथ में मैं आपको बता दूं कि ईरान ने कुछ दिन पहले ये इच्छा जाहिर करी थी कि वो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है। तो इसके लिए एक वर्चुअली मीटिंग करी गई और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश के रूप में ईरान को भी शामिल कर लिया गया है। तो जब ये मीटिंग हो रही थी तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चाबहार बंदरगाह की कैपेसिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में बात कही है। चाबहार बंदरगाह के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है। यानी जो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर होर्मुज जलडमरू मध्य है, उसके मुहाने पर स्थित है। साथ में ही ये जो बंदरगाह है वो होर्मुज जलडमरू मध्य से सीधे हिंद महासागर में जोड़ने की एक कड़ी के रूप में काम करता है। इस बंदरगाह के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान को किनारे करते हुए अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह को एक्टिव करने के बारे में काम किया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, ईरान के बारे में, जो अभी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। ओके, देखिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चाबहार परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाबहार परियोजना स्पेशली 3 देशों के समझौते के द्वारा बनाई गई थी। वो 3 देश कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है। और इन तीनों देशों के बीच में मई 2016 में समझौता हुआ था और एक अपने तरीके का बंदरगाह है ये। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है, जिसका उद्देश्य ये था कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय यूरोप है, मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, उसमें भारत के द्वारा जो जुड़ाव है वो स्टार्ट हो गया था इस बंदरगाह के निर्माण की वजह से। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया था। ठीक, अफगानिस्तान से होते हुए ईरान जाने के लिए ये बंदरगाह बनाया गया था। अच्छा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको INSTC कहते हैं, ये क्या है, तो स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है ये बनाया गया था हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ने के लिए। यानी कि हिंद महासागर, फारस की खाड़ी प्लस कैस्पियन का सागर जोड़ा गया था अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से। और ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए, जो रसिया में पड़ता है, उससे होते हुए उत्तरी यूरोप तक फैला हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर और उसके बाद रसिया होते हुए उत्तरी यूरोप का जो एरिया है इस गलियारे से, इस परिवहन गलियारे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत और रसिया के बीच में, हम सबको अच्छे से पता है कि इन दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा व्यापार होता है, तो उस व्यापार में समय भी कम लगे और परिवहन की लागत भी कम आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का निर्माण किया गया था। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई।
नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो लेबनान के सशस्त्र बलों का 5 सदस्यीय प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडल ब्रिगेडियर जनरल हुसैन बाज़ी के नेतृत्व में दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के दौरे पर है और 3 से लेकर 8 जुलाई के बीच में। ठीक है, यानी कि 3 से लेकर 8 जुलाई के बीच में लेबनान का जो सशस्त्र बल है 5 सदस्यीय प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडल आया है, ब्रिगेडियर जनरल हुसैन बाज़ी के नेतृत्व में आया है, जिसमें आप देखेंगे तो 5 सदस्य हैं और साथ में ये कहाँ पर ये इनकी जो मीटिंग है वो हुई है, तो ये स्पेशली भारत का जो दक्षिणी नौसेना कमान है कोच्चि वाला और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला का दौरा ये करेंगे और यहाँ पर ये इनके जो सदस्य हैं वो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भारत की तरफ से जो रियल एडमिरल उपल कुंडू हैं उनके साथ बातचीत होगी और साथ में ही ट्रेनिंग भी कराई जाएगी दोनों सेनाओं के बीच में। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में, वियतनाम के बारे में बात कर ली, जो ब्रिगेडियर जनरल हुसैन बाज़ी के नेतृत्व में दक्षिणी नौसेना कमान और कोच्चि और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के दौरे पर है। ओके, देखिए लेबनान के बारे में बात करेंगे तो लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेयरूत लेबनान की राजधानी है और बेयरूत ही सबसे बड़ा शहर भी है लेबनान का। राष्ट्रपति मिचेल नईम ओवन है। राष्ट्रपति कौन है, तो मिचेल नईम ओवन इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नजीब आजमी मिकाती, नजीब आजमी मिकाती इसके प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा यहाँ पर लेबनान पाउंड चलती है। देखिए भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट बन गई है कहाँ पर, चेन्नई में। ठीक है, और साथ में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ड्रोन है, तो ड्रोन से क्या किया जाएगा, ड्रोन से ऐसी जगहों पर निगरानी की जाएगी जहाँ पर पुलिस की पहुंच आसानी से नहीं पहुंच सकती और आपराधिक गतिविधियों पर भी नज़र लग रखी जाएगी और जो भी घटनाएं होंगी जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है उन घटनाओं के लिए तुरंत पुलिस कार्यवाही कर सकती है। अच्छा देखो, ये जो पुलिस ड्रोन यूनिट है ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी देख लेते हैं, तो त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और तीसरा है लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 3 तरीके के इसमें श्रेणियां दी गई हैं और 9 ड्रोन उपलब्ध हैं पुलिस ड्रोन यूनिट के लिए, जो अपने आप में पहली ऐसी यूनिट है जो चेन्नई में स्टार्ट करी गई है। और चेन्नई क्या है, तो चेन्नई भारत का एक महानगर है। ओके, तो हमने बात कर ली फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट के बारे में। देखिए केंद्रीय जल आयोग के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आंकड़ा दिया है और आंकड़े में ये बोला है कि 146 जलाशयों का निरीक्षण किया गया और उसमें बोला गया कि 110 ऐसे निकले जिनमें जिनमें जो भी वाटर की कैपेसिटी थी उसका लगभग 40% कम था। बात समझ में आ गई। और साथ में ये भी बोला गया कि इस आंकड़े के अनुसार जो 717 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर लगभग 717 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 33% जिलों में क्या हो रहा है कि 4 जुलाई तक बहुत ही कम वर्षा हुई है जिसकी वजह से जो जल का स्तर है वो गिरा है। ओके, क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली केंद्रीय जल आयोग के बारे में यानी CWC के बारे में बात कर ली। केंद्रीय जल आयोग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके तहत काम करता है ये, और ये एक तरीके से तकनीकी संस्थान के रूप में काम करता है ना। तकनीकी संस्थान का मतलब क्या है, जो टेक्निकल रूप से काम करते हैं ऐसे संस्थान के रूप में काम करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो जल है, जल से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी, नहरों के नदियों के सफाई के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाएगी या जो भी उसके किनारे जो नदियों के किनारे या जो बीचेस हैं उनके किनारे जो भी गतिविधियां कराई जाएंगी वो सब केंद्रीय जल आयोग के नेतृत्व में ही आएगा। ओके, केंद्रीय जल आयोग के कार्य क्या हैं, तो पेयजल की आपूर्ति करना, जल विद्युत के निर्माण के लिए बाढ़ नियंत्रित करना और देश भर में जो जल संसाधन है उनको नियंत्रित करना, उनको संरक्षण प्रदान करना और उनको उपयोग के लिए बनाना, ये सारा काम केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है। ओके, अच्छा आयोग का जो काम है वो
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले डिजाइन और अनुसंधान विंग, नदी प्रबंधन विंग, और तीसरा है जल योजना और परियोजनाओं का विंग। यानी ये 3 तरीके से केंद्रीय जल आयोग काम करता है। क्लियर? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में और नई बातों के साथ में। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, वो टेलीग्राम के लिंक पर उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।